Hello class, how are you all doing? I hope everyone is healthy, everyone is keeping well and most importantly आज का जो है सेशन लेने के लिए तैयार होंगे. So in the last class we had looked at the exam pattern. हमने एग्जाम के बेसिक डेट्स हम लोग ने समझा, याद है? तो what was the most important date for you? It was 3rd August 2025. ठीक है, and notification is coming or expected to come on 5th March 2025. राइट. अब इसमें हम लोगों ने कल एग्जाम पैटर्न देख लिया था, बेसिक सिलेबस को भी देख लिया था कि क्या क्या यूपीएससी कहता है कि दे आर गोइंग टू टेस्ट यू ऑन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बिट्स ऑफ द सिलेबस. इसमें क्या क्या चीजें थी आपके लिए? तो यूपीएससी हैड टॉक्ड अबाउट द बेसिक थिंग्स लाइक कि यहाँ पे आप जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में बात हुई थी, है ना? फिर जनरल साइंस. इनफैक्ट यू कम टू नो इस सेशन के साथ साथ जब हम लोग देखेंगे कि कैसे these are some of the most important and crucial bits of your syllabus. In fact, if you अगर हम लोग अभी से ही देखें कि do you know which are the aspects or which are the topics of your syllabus which is having the most weightage in the last few years? तो हम देखते हैं कि the subjects having the most weightage is actually general science. इसमें आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ऑफ कोर्स ये हम लोग बात कर रहे हैं पेपर 1 से रिलेटेड, राइट? तो वी आर टॉकिंग अबाउट पेपर 1. इसमें साइंस और जनरल साइंस इज हैविंग द मोस्ट वेटेज आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें आपको कितने देखने के लिए मिल जाएंगे? तो अराउंड 25 से 30 क्वेश्चंस सिर्फ इस टॉपिक से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट? तो विथ रिस्पेक्ट टू सीएपीएफ एग्जाम, it is very important that you cover this particular portion of your syllabus properly and do it sincerely, right? Next is अब close to it but थोड़ा सा कम is history, around 18 to 22. 18 to 22 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहा है इन द लास्ट फ्यू इयर्स. हम लोग एक एवरेज आउट करके चल रहे हैं, है ना? तो आप इसको अगर एवरेज लीजिएगा तो इट विल बी अराउंड 20 क्वेश्चंस, है ना? तो अब आप देख रहे हैं कि these two in itself is covering more than 40% of your syllabus, right? Next is geography, which is consisting of how much? Again 18 to 20 questions. Again 18 to 20 questions. ठीक है? इसके बाद next इसमें हमने कहा था 40%, it was 40 questions, right? I'm very sorry for that. तो यहाँ पे 25 and 18 ये सब मिला के more than 40 हो जाता है questions. Geography is 18 to 20 questions, right? Generally speaking. Now इसके बाद आता है polity, right? तो polity is covering almost कितना? 10 to 15 questions, है ना? Average 10 to 15 questions, right? तो these are, you can say, the top 4 subjects with respect to UPSC जो इस एग्जाम में वो सबसे ज्यादा पूछ रहा है. अब इसी के बाद देखते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी. इकोनॉमी के केस में इट इज अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस. तो इट इज इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा आपको इसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि इट इज अ बिट लेसर, और इन द लास्ट फ्यू इयर्स इट हैज बीन आस्क्ड lesser number of questions than history and geography. जनरल साइंस तो ऑफ कोर्स इट्स मोर देन क्या, इकोनॉमी और पॉलिटी मिला के भी जनरल साइंस से ज्यादा क्वेश्चन आपको जो है सबसे ज्यादा जनरल साइंस में ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, राइट? नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स. Next is current affairs, which
जनरली इज हैविंग 12 to 15 क्वेश्चंस, बट उसमें भी देर आर अब डिफरेंट तरीके की चीज उसमें ऐड करके पूछा जाए, ठीक है। तो इट कैन बी एसोसिएटेड विथ एनी ऑफ दीज टॉपिक्स, तो इसको आप 12 to 15 रख सकते हैं, बट इट कैन गो इवन फर्दर, है ना, बिकॉज इट कैन बी एसोसिएटेड विथ सम अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, राइट। तो ये सब हम लोग फंडामेंटल्स के साथ बात कर रहे हैं, बट जनरल अफेयर्स में तो स्पेशली आप यूपीएससी के और भी एग्जाम्स का अगर आप पेपर उठा के देखिएगा ना, तो यू वुड डायरेक्टली बी एबल टू सी कि हाउ दे आर कंबाइनिंग, एक स्टेटमेंट में कोई करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, एक स्टेटमेंट फंडामेंटल से रिलेटेड होगा, राइट। ऑल इसके बाद आता है नेक्स्ट इज environment. Environment which is around 4 to 5 questions, ठीक है, around 4 to 5 questions. Next is maths and reasoning, general mental ability, maths and reasoning. It is around कितना 15 to 20 questions, है ना, 15 to 20 questions. And miscellaneous 5-7 तो हमेशा रहते ही हैं, रैंडम क्वेश्चंस, राइट। तो अराउंड 5 वुड बी सम रैंडम क्वेश्चंस आपको जो है पूछने का, वो हर साल का इनका रहता है, दैट यू कांट डू मच अबाउट इट। ऑफ कोर्स इसका जो है बेस्ट तरीका ये रहता है कि एज मच एज पॉसिबल इफ यू आर एबल टू कवर डिफरेंट थिंग्स, है ना, उसमें स्पेशली थ्रू द न्यूज़पेपर। और यहीं पे जब हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपको ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप जब कवर करने के लिए जाइएगा और इसको किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, हाउ कैन यू प्लान आउट योर डेज अहेड, है ना। 6 मंथ्स हैं आपके पास, तो देखिए द काइंड ऑफ एग्जाम इट इज अ बिट जो है ना, थोड़ा सा आपके पास कम टाइम ऑफ कोर्स, है ना। इसके लिए एक साल के आसपास जो है एक सॉलिड तैयारी के लिए चाहिए होता है। एंड आई एम होपिंग कि यू वुड बी प्रिपेयरिंग अ बिट, है ना, पहले से आप अपनी तरफ से भी कुछ कर रहे होंगे। इफ नॉट तो आपको बहुत सीरियसली लगना पड़ेगा, है ना। गेट ऑल द हेल्प दैट यू कैन गेट, नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू कि भाई ये आपके सिलेबस से रिलेटेड और जो पढ़ाई से रिलेटेड, बट इवन थ्रू क्या कि नोट्स के रिलेटेड, और जो भी इस तरह की चीजें आप अपने दोस्तों से, आप अपने जो है सीनियर से ले सकते हैं, वहां पे आपको हेल्प की जरूरत हो सकती है, बिकॉज इट इज सच अ इंपॉर्टेंट एग्जाम। और इसका जो है यूपीएससी का एग्जाम में तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी हाई रहता है। ऑफ कोर्स इफ यू आर टेकिंग कोर्स फ्रॉम दृष्टि आईएएस, तो वहां पे आपको ऑलरेडी जो है इतने अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे कि आपको ज्यादातर केसेस में आपको दिक्कत नहीं होगी। बट इफ नॉट, अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं, इट्स वेरी पॉसिबल। ये कहीं से भी जरूरत नहीं है हम ये कहेंगे कि भाई आप सिर्फ जो है ना कोचिंग करके ही आप निकाल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट यस ऑफ कोर्स हेल्प इज ऑलवेज गुड, एंड प्लस अगर आपके पास शॉर्ट इन टाइम पीरियड है तो आपके पास गलतियां करने का और उससे सीखने का, ट्रायल एंड एरर का भी आपके पास कम टाइम हो जाता है। बट इट इज डेफिनेटली पॉसिबल टू डू इट अपने से भी, स्पेशली इफ यू हैव सम प्रायर नॉलेज अबाउट दीज टॉपिक्स, राइट। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यू आर गोइंग टू प्लान आउट दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। इसको अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं ना इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स के हिसाब से, तो आप ऐसे देखिए कि व्हाट आर द वीक पॉइंट्स ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप कुछ पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, तो व्हाट आर द वीक पॉइंट्स, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो पहले जिसको आप कहते हैं कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का आपको आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, उस चीज को प्रॉपरली लिख लीजिए, सामने में सिलेबस रखिए, बगल में आप अपना जो है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखिए। अगर आपको खुद से नहीं पता है, गो एंड गिव अ मॉक टेस्ट। सबसे अच्छा तरीका होता है अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को पता करने का कि एक ऑनेस्ट जो है, आप प्रॉपरली एग्जाम में बैठ जो जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आने वाला है, वैसा आप एक पेपर दे करके देख लीजिए कि इज इट समथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू आर मोर कंफर्टेबल इन, व्हिच आर द सब्जेक्ट्स दैट यू आर मोर कंफर्टेबल इन, और नहीं है तो कहां पे नहीं, ठीक है। वो आपको इमीडिएटली वहां पे क्लियर हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब जब भी आप मॉक टेस्ट दीजिएगा ना, तो गिव इट इन अ वे कि यू आर एक्चुअली सिटिंग इन द एग्जाम, राइट। आई एम होपिंग कि आप लोगों को किस तरीके से एग्जाम देना है, उसका फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, आई एम होपिंग कि क्लियर होगा। इज इट, और डू यू वांट मी टू? ओके, तो वी विल डिस्कस इट कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम पेपर को भी दिया जाता है, ठीक है ना।
दीज आर सम रियली बेसिक थिंग्स। इसी कारण से कई एक बार लोगों के आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। दे वुड हैव प्रिपेयर्ड सो वेल एंड उसके बाद भी जो है आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि इट इज लेफ्ट आउट। ठीक है, 10 क्वेश्चन लास्ट के छूट गए सर, 5 क्वेश्चन लास्ट के छूट गए सर, और उसमें से हो सकता है उस 5 में से 3 आता, राइट। आपको कई एक क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि अगर आप थोड़ा सा उसमें जो है ना उसके स्टेटमेंट्स को ही ठीक से पढ़ लिए हो तो उसमें से आपको क्लियर हो जाता है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, ऑफ कोर्स हम लोग भी एग्जाम दिए हुए हैं, सब लोग जो भी एग्जाम दिया हुआ है उसको सब पता होता है कि इतना ज्यादा आपके अंदर से जो है ना प्रेशर प्लस हार्ट बीट है ना, अंदर से थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है, एग्जाम का टाइम का स्ट्रेस होता है, राइट। इसके कारण क्या होता है ना कि बहुत सारा माइंड जो है जम्बल्ड अप हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, राइट। अब उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इतनी बार उसको प्रैक्टिस कर लीजिए दे दे करके कि उस दिन आपको एक जस्ट अनदर एग्जाम की तरह लगे। जैसे हमारे क्रिकेटर्स नहीं बोलते हैं कि इट वाज जस्ट अनदर डे, है ना, जब इंडिया पाकिस्तान के साथ खेला जाता है, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाता है, तो इट इज जस्ट अनदर गेम। वो बोलने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि अपने आप को ही बेवकूफ बनाना है ताकि एक्चुअली में आपका माइंड काम रह सके, राइट। आप जब यूपीएससी का एग्जाम देने जाइएगा, इट विल नॉट बी एट एनी मोमेंट इन योर लाइफ जस्ट अनदर डे, बट आपको अपने आप को फील ऐसे करवाना है ताकि आपका हार्ट बीट जो है ना नॉर्मल के आसपास रहे, ना कि 180 और 170 पे घूम रहा हो, तब तो पक्का गलती होने के चांसेस होते हैं, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, राइट। तो इसमें दीज आर द मेजर, इसको आप कहिएगा कि आपको जो है वेटेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट। अब जब आप कभी भी इसको पढ़ाई को शुरू करते हैं तो देखिए कि विच इज योर वीकनेस एरियाज, वहीं से शुरू करिएगा, राइट। और दूसरा तरीका होता है कि आप अपने स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन कर लीजिए, जल्दी से उस वाले सिलेबस को आप खत्म कर लीजिए, ये आपके ऊपर है, वॉट एवर यू प्रेफर। आई वुड से कि गो विद योर क्या स्ट्रेंथ्स, ठीक है, स्पेशली those strengths which have more weightage, ठीक है। अगर से फॉर एग्जांपल योर स्ट्रेंथ इज हिस्ट्री, तो स्ट्रेंथन इट प्रॉपर्ली, बिकॉज यूपीएससी के एग्जाम्स में देयर इज नेगेटिव मार्किंग आल्सो, है ना। तो वहां पे आप जितनी कम गलतियां भी करते हैं ये भी आपको बेनिफिट देता है, राइट। तो एनी उसको हम लोग अभी देखते हैं। फर्स्ट इज कि यहाँ पे आपने जब देखा, यहाँ पे जब आपने देखा कि ये सब्जेक्ट्स हैं और इसके इस तरह की वेटेज आपको देखने के लिए मिलती है, तो आप इसको तैयारी कैसे करते हैं, है ना, कैसे आप इसका शुरुआत कैसे करिएगा, व्हाट इज इट दैट यू विल टेक, जो इसके थ्रू आप इसको सही तरीके से टेकअप कर पाए। तो देखिए इसमें पहला चीज जो आएगा ना, वो यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज कि कौन कौन से ऐसे जो है थीम्स हैं जिसमें आपको कौन कौन से चीजें पढ़नी है और कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है। तो इसमें जो सबसे पहला जो चीज है वो यही आ जाता है कि विच आर द बुक्स दैट यू विल रेफर टू एंड विच आर द बुक्स दैट यू विल नॉट रेफर टू, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू इस तरह के एग्जाम्स में आपको कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और स्पेसिफिकली हम लोग बुक लिस्ट को एक बार देखते हुए चलते हैं। ऑफ कोर्स मोस्ट वेटेज इज विथ रिस्पेक्ट टू साइंस, तो हम लोग साइंस से शुरू करते हैं एंड उसके बाद आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ऑफ कोर्स जो आपको इस सब्जेक्ट के टीचर पढ़ाएंगी तो वो अपने हिसाब से बताएंगे, दे आर मच मोर केपेबल इनफ। आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इसमें आपके बेहतर, इससे भी जो है ना अगर आपको कहीं से आपको सजेशंस मिलते हैं तो नो हार्म इन ट्राइंग इट, बट एटलीस्ट जो हम यहाँ पे बता रहे हैं वो तो जरूर आप कर लीजिएगा, दैट विल बी डेफिनेटली बी हेल्पफुल, ठीक है। तो साइंस से रिलेटेड में इफ यू वांट टू सी, तो किसी भी यूपीएससी के एग्जाम में ना देर आर सम बुक्स जो आपको बिल्कुल ही पढ़ना है, राइट। तो उसमें कौन सा आता है, तो इट इज 6 से 12 का एनसीईआरटी, राइट। 6 से 12 का एनसीईआरटी, ठीक है। एंड इसके ऊपर से बेसिक करंट अफेयर्स दैट यू वुड डू थ्रू योर न्यूज़पेपर्स। अब इसमें देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है। वो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है। इनफैक्ट एक सेशन अगर आप लोग को जरूरत होगी ना तो वी विल टेक अ फुल सेशन कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी कहा कि वी विल टेक अ फुल सेशन ऑफ हाउ टू एक्चुअली, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए तो हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर, उसी तरीके से हम हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर पे भी बना देंगे, इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय यू, इफ यू थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू यू, राइट। तो करंट अफेयर्स को न्यूज़पेपर से करने का मतलब क्या हुआ कि देखिए दो तरीके का आप इसमें कर सकते हैं चीजें। इफ यू आर फुल्ली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एंड नॉट वर्किंग, है ना,
अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ट्राई टू एक्चुअली रीड द न्यूज़पेपर्स योरसेल्फ, ट्राई टू मेक द नोट्स योरसेल्फ। इट विल बी रियली हार्ड, इट विल बी रियली जो है ना ऑलमोस्ट डल वर्क, समटाइम्स आपको मजा भी नहीं आ रहा होगा, समटाइम्स ऐसे न्यूज होंगे जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बट ट्रस्ट मी, इफ यू वांट टू कीप दिस जर्नी शॉर्ट, है ना, शॉर्ट एंड स्वीट, राइट, तो इसके लिए आप जितनी जल्दी इस चीज को कर लीजिएगा उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होने वाला है, राइट। ऑफ कोर्स सम पीपल आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू इट, ठीक है, ड्यू टू मेनी रीजंस, काम कर सकते हैं, घर का माहौल और जो भी चीजें, तो उनके लिए क्या है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की दृष्टि की भी आती है कि आपके पास क्या होगा कि एक जगह पे पूरे हर दिन का डेली न्यूज एंड एनालिसिस आ जाता है, राइट। तो वो भी आप देख सकते हैं, उससे भी आप नोट्स बना सकते हैं। स्पेसिफिकली आपको जो है ना प्रीलिम्स जो एक तरीके से जो होता है यूपीएससी के अगर देखा जाएगा सिविल सर्विसेज का, तो प्रीलिम्स लेवल का आपको नोट्स एटलीस्ट मेंटेन करना है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट इसलिए भी रखते हैं क्योंकि आप उससे जो है एक अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि इस लेवल तक जाना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा आप वॉल्यूमिनस जो है ओपिनियंस में चले जाइएगा तो वो भी आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, बट यू शुड नॉट मिस एनी क्रूशियल पॉइंट, यू शुड नॉट मिस एनी क्रूशियल कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से 12 का एनसीईआरटी हो गया। एंड ऑफ कोर्स अगर जो ज्यादातर लोग देखते हैं दैट इज एक जीके का बुक, है ना, एक जीके का बुक, एक स्टैंडर्ड कोई भी आपको ठीक लगे वो आप देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किसको प्रेफर करते हैं, राइट। तो ये आपको साइंस से रिलेटेड हो गया, राइट। अब इसमें आपको और नेक्स्ट क्या आएगा, तो इसमें देखिएगा कि नॉट ऑल द टॉपिक्स आर एक्सट्रीमली लाइक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको सब में वो रहे, ठीक है, बट विथ रिस्पेक्ट टू इस तरह के एग्जाम्स में देयर आर सम टॉपिक्स दैट आर मेंशन्ड स्पेसिफिकली इन द नोटिफिकेशन। जैसे कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे जनरल साइंस के केस में these questions will be set to test general awareness, scientific temper, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday observation, of everyday observation, ठीक है, including new areas of importance like, अब यहाँ पे specifically mentioned है information technology, biotechnology, environmental science। अब जब भी आप इन चीजों को देख रहे होंगे तो दीज 3 टॉपिक्स बिकम रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं एक की भी छुपा हुआ होता है आपके नोटिफिकेशन में, राइट। आपके सिलेबस में ही देयर इज अ की टू द क्वेश्चन पेपर कि व्हाट आर द एरियाज ऑफ फोकस जो यूपीएससी करना चाहती है, जो आपको चाहती है कि आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखें, ठीक है। उनका अपना रीजनिंग हो सकता है कि वो क्यों इन्हीं 3 एरियाज को मेंशन कर रही है, बट फॉर यू इट बिकम्स क्रूशियल कि whenever you are doing your preparation, you have to remember कि information technology, बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर, इवन वाइल डूइंग द एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। इसके बाद ये था साइंस से रिलेटेड। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट वाज हिस्ट्री, है ना। तो हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में इट विल बी बुक्स सच एज, अब अगेन 6 से आपको 12 का एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है, बट उसमें कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो देखिए पहली बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिन जगहों पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट कब नहीं है, राइट, बिकॉज इसमें एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न, राइट, एंड आर्ट एंड कल्चर, दीज आर द मेजर थीम्स जिसमें आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। इसके लिए तो सिंपल एक ही बुक है, इसके लिए एनसीईआरटी क्लास 11 की एक सिंगल बुक है, इसको भी अगर आप इससे कवर कर ले तो दैट इज अ रियली गुड इंट्रोडक्शन टू इट। इसके ऊपर आप जानना चाहें तो ऑफ कोर्स एक आपको जो है नितिन सिंघानिया की बुक आती है वो आप देख सकते हैं, राइट। बट एटलीस्ट जो है एनसीईआरटी क्लास 11 इज अ रियली इंपॉर्टेंट बुक। इसमें क्या चीज नहीं है, तो इसमें
वर्ल्ड हिस्ट्री is not mentioned anywhere in the syllabus. World geography is mentioned, but world history is not mentioned. तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि when you are preparing for history वाला portion, तो NCERT के वो सारे है ना, of course it will be NCERTs, right? NCERTs, but इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वाले पोर्शन है, यू कैन सेफली छोड़ सकते हैं. ऑफ कोर्स अपनी पढ़ाई के लिए आप ध्यान देना चाहे तो दैट इज गुड इनफ, बट यू डोंट नीड एक्चुअली क्या कि इसमें जो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री वाले पोर्शन, इसमें अब जैसे इसी के जीके वाला पोर्शन भी रहता है ना, तो इसी में देयर इज अ जनरल नॉलेज वाला पोर्शन भी, जो कि आप ऑफ कोर्स जो भी आपके अपने बुक्स जो आप प्रेफर करते हैं उससे आप इसको देख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इसका क्या है, तो एम लक्ष्मीकांत, राइट, एंड क्लास 11 and 12 NCERT, right? Class 11 and 12 के NCERT and M लक्ष्मीकांत, that is good enough with respect to आपको किससे रिलेटेड, जो है पॉलिटी से रिलेटेड. इसकी ऊपर की जो चीजें होंगी तो आपको क्लास के साथ ही आपको कवर करवा दिया जाता है, बट ऐसे अगर आप खुद से कर रहे हैं तो एटलीस्ट 11 and 12, ऑफ कोर्स इन यूपीएससी केस आपको 6 से 12 हमेशा ही काम आता है, बट इनके केस में स्पेसिफिकली क्लास 11, 12 एंड एम लक्ष्मीकांत इज रियली हेल्पफुल, स्पेशली जो इनका पोर्शन है उस चीज को कवर करने के लिए. जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री के केस में देखा था, तो एनसीईआरटीज जो है वो आप 6 से लेकर 12 तक पूरा ही देखते हैं. ठीक है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली 6 और 7 से भी पूछ रहे हैं लोग. ठीक है, उसमें ऑफ कोर्स वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट हटा करके, बट यहाँ पे इट इज स्ट्रेट फॉरवर्डली कि आप 11, 12 एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत से आप कवर कर सकते हैं ज्यादातर चीजों को. ठीक है, नेक्स्ट इज सेम चीज अगर आप ज्योग्राफी के केस में देखें, इसमें तो ज्योग्राफी के केस में इट इज 6 to 12 एनसीईआरटी. अब यहाँ पे 6 से 12 है, ना कि क्या 11 12, यहाँ से 6 से 12 है एनसीईआरटी, और इसके साथ एक बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी की, गोह चे लियोंग, दैट इज जीसी लियोंग, राइट. तो जीसी लियोंग एंड 6 से 12 एनसीईआरटीज, दीज आर द बेसिक बुक्स, इतना आपको करना ही है, राइट. अब जैसे हम बताएंगे कि इसके बाद जो है ना, अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वाले पोर्शन में यू विल हैव टू हैव एन एटलस, राइट. डिफरेंट पब्लिकेशंस के रहते हैं, बट यू विल हैव टू हैव एन एटलस जिसमें आपको प्रॉपरली वर्ल्ड हिस्ट्री आप देख सकें उसको. इसके बाद अगर आपको लगे तो उसके ऊपर से फिर आप बुक्स भी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, है ना, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, ये सब आपको स्टैंडर्ड बुक्स भी होते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं. जैसे हिस्ट्री में मतलब बहुत सारे लोग स्पेक्ट्रम को कवर देखते हैं, राइट. आपको ज्योग्राफी में आपको जो है डिफरेंट बुक्स आते हैं, और तो जानते हो ज्योग्राफी में ना हम कहेंगे एनसीईआरटी से ही स्टिक करना, और जीसी लो, इतने में ही आपका कवर हो जाता है, राइट. ऑफ कोर्स एटलस के साथ साथ जरूरी है. ठीक है, तो ये आपका हो गया ज्योग्राफी से रिलेटेड. नेक्स्ट इज, तो इसमें था साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स. इसमें जो है अब आपको ध्यान देना है कि ऑल्दो यू वुड हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एटलीस्ट डिमांड सप्लाई, ये सब बेसिक चीजें, बट यू डोंट रियली नीड टू स्टडी होल जो है माइक्रो. ठीक है, तो इसमें 11th एनसीईआरटी एंड 12th में सिर्फ मैक्रो वाला पोर्शन, सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज गुड इनफ. अगेन यूपीएससी जो है वो आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाता. इट कवर्स उतना ही जो है ना जितना एनसीईआरटी क्लास 12 तक कवर करता है, बहुत ज्यादा आपको इन डेप्थ नहीं जाएगा. अगर इन डेप्थ जाना भी होगा तो इट विल क्या करेगा,
वो करंट अफेयर्स के साथ जोड़ करके आपको क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो इसमें आपको 11th एनसीईआरटी एंड 12th एनसीईआरटी में मैक्रो इकोनॉमिक्स, 11th इज वेरी इजी, है ना, बहुत ही आराम से आप उसको देख लीजिएगा इसमें जो है। और दूसरा होगा कि आपका 12th एनसीईआरटी। हाँ, इकोनॉमिक्स में आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को थोड़ा सा ही डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। कुछ लोगों को बहुत इसका पीछे का बहुत ज्यादा जो है नॉलेज भी नहीं होता, एक्सपोजर नहीं होता है, अच्छे टीचर्स अगर मान लीजिए नहीं पढ़ाए होते हैं तो थोड़ा सा उसके साथ डर भी लग सकता है। इसमें आपको थोड़ा सा गाइडेंस जरूरत होता है बिकॉज इट नीड्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इट नीड्स कि भाई अब बेसिक थिंग्स है ना कि सीआरआर, एसएलआर, ये सब ओएमओ, तो इनके बीच इसका डिफरेंस है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बीच का आपको डिफरेंस 100% क्लियर होना चाहिए वहां पे। अगर इनको ऊपर नीचे कर दे तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक एंड किस तरीके से जो है गवर्नमेंट क्या करती है, तो गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट्स को कंट्रोल करती है और सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करता है। तो इस तरह की आपको जो है एक क्लैरिटी, बजट के कैपिटल बजट है ना और रेवेन्यू बजट, तो उनके बीच के डिफरेंसेस, उसमें आने वाली चीजें, उनके अंदर के जो है डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसके लिए थोड़ा सा अच्छी तरीके से करना है। सिलेबस इसमें ज्यादा नहीं है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस भी आपको रीजनेबली आते हैं, ठीक है, बट आपको करना है इस अच्छे तरीके से है सो दैट कि एटलीस्ट इसमें आपके कम से कम गलती, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो जितना आप सही करिएगा आपके लिए चीजें दूसरे सब्जेक्ट्स में जो थोड़ा सा इन डेप्थ में भी अगर यूपीएससी जाए तो आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए देर आर बुक्स, है ना, तो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए देर आर डिफरेंट पब्लिकेशंस के बुक्स होते हैं, ठीक है। एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो रहता है बहुत लंबी टाइम से है इज आर.एस. अग्रवाल, है ना। उसमें आपको जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के आपको बुक्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यू हैव टू फोकस ऑन PYQs। ऑफ कोर्स ये हम लोग सब सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यू हैव टू फोकस ऑन PYQs, ठीक है। इसमें आप इनफैक्ट ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट जो यूपीएससी के अदर एग्जाम है जहां पे रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सिविल सर्विसेज में हो चाहे वो दूसरी जगह पे हो, है ना। सिविल सर्विसेज में जैसे सीसेट वगैरह जो पूछा जाता है उन सबको आप जरूर ध्यान दीजिए, राइट। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट के केस में ना इट इज अ वेरी ट्रिकी थिंग कि although the number of questions that we are seeing especially in CAPF is a bit less, ठीक है, but environment in other exams of UPSC is being asked like in huge numbers, ठीक है, प्रॉपरली अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं एनवायरमेंट से। ऑफ कोर्स उसके साथ और भी रीजंस हो सकते हैं, बट यस एनवायरमेंट के केस में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसी कोई चीज ना छूट जाए जो एकदम ही मतलब जो है ना ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए, राइट। इसमें अगर आप देखिएगा, इसमें अगर आप देखिएगा तो एक जो बहुत ही फेमस बुक आपको यूज होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, इट इज शंकर आईएएस का रहता है। वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कवर करवा देता है एनवायरमेंट वाला पोर्शन, राइट। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट इस तरह की जो है ना बुक्स के, उनको आप डिलीजेंटली पढ़ना है बट अपना नोट्स बनाना है जितना हो सके, ताकि आप बार बार जा करके उसको पूरा बुक खोल करके आप रिवाइज नहीं कर सकते। यू विल हैव टू डू व्हाट, कि आपको बेहतर तरीके से जो है ना उस चीज को जब लास्ट मोमेंट हो, लास्ट एक हफ्ते बचे हो, तो आप उसको बेहतर तरीके से रिवाइज करें। तो इन एनवायरमेंट्स के केस में रिविजन नोट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अपने हाथ से बना हुआ रिवीजन नोट्स होगा तो इट इज इवन बेटर, ठीक है। अब इसमें 11-12 के एनसीईआरटीज तो रहते ही हैं, है ना, और क्या तो आपको साइंस के भी होंगे, ज्योग्राफी के भी रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। बट इसमें जो है रिवीजन नोट्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज अब लास्ट में जो आएगा इट विल बी करंट अफेयर्स। अब ये जो है बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला पोर्शन भी होता है और कुछ लोगों के लिए जेन्युइनली इसको बहुत इंटरेस्टिंग उनको लगता है, ठीक है। इसके लिए देखिए इट्स कोई छुपी हुई चीज नहीं है, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस,
these two are the major newspapers that are basically being covered, right, by most of the aspirants of different exams. इसमें you need to know how to read newspapers. इसका हम लोग सेशन ले लेंगे, है ना, if you feel it is necessary and if it might be helpful to you, कि हम लोग प्रॉपरली एक बार न्यूज़पेपर को सामने में देख करके पढ़ने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज इट दैट इज इंपॉर्टेंट इन अ न्यूज़पेपर, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ टू स्ट्राइक आउट कि भाई ये चीज हमको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, राइट। इससे जनरली आपको क्वेश्चंस नहीं देखने के लिए मिल रहा है। जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उसको बहुत ध्यान से प्लस नोट्स के साथ पढ़ना है। थोड़ा सा उसमें डीप रीडिंग भी चली जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत, नॉट लाइक पहले हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने तक आप ऐसा कर सकते हैं। 1 महीने बाद वी वुड लाइक आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ठीक है, कि एटलीस्ट अब आपको क्या कैटेगराइजेशन आराम से समझ में आ गया, आपको एक सिलेबस के हिसाब से उसको जो है छांटना इजी हो जाएगा, राइट, कि अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज पीवाईक्यू में पूछा गया है, ये चीज नहीं पूछा जाता है, उस तरीके से आप अपना नोट्स बनाते हैं। इसमें इफ यू आर एबल टू मेक ओन नोट्स, देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। इसका अगर इंपॉर्टेंस आप कितना भी और देख लीजिए, है ना, किसी भी और बेहतर से बेहतर हमारे इंस्टीट्यूट के और या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन के, किसी भी पर्सन के, आपके अपने भैया दीदी जो भी होंगे, राइट, देयर इज नथिंग बेटर देन मेकिंग योर ओन नोट्स, ठीक है। स्पेशली अगर मान लीजिए शुरू में खराब भी बने ना, तो अपने से एक बार बना के देखिए, ठीक है, आपको ज्यादा अच्छे से याद रहता है। द एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन, है ना, इज गोइंग टू पे यू later when you are writing the exam. It is a very like आपको एकदम ही after a point of time it becomes a very dull and very repetitive process. But I am telling you, I am guaranteeing you, if there is one thing I will guarantee here is कि आपको अपने नोट्स जो है it really helps you in your examination, ठीक है। इसके अलावा जो है डिफरेंट पोर्शन से आपको ऑफ कोर्स यूट्यूब पे भी और आपको इंटरनेट पे अच्छे इसके सोर्सेज भी हैं ऑफ कोर्स, एंड पीपल हु आर वर्किंग एंड जिनके पास थोड़ा कम टाइम है तो उनके लिए तो डेफिनेटली देयर आर रिसोर्सेज, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दृष्टि का भी अपना भी रहता है, आपके भी पास रहता है, ठीक है, आपको भी आइडिया होगा इन सब चीजों का। ये एक बेसिक आइडिया था अबाउट द बुक लिस्ट, किस तरीके से आप इस चीज को अप्रोच कर सकते हैं। अब जब हम लोग देखेंगे ना कि अगर आपको लगेगा, इफ द रिस्पॉन्स इज गुड फ्रॉम योर साइड, तो देन वी विल गो इनटू कि हम किस तरीके से इस चीज को अपने अगले 6 महीने को आप क्या प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से कहां से आप शुरू कर सकते हैं, कौन सा ऐसा पोर्शन है वेयर यू कैन फोकस मोर, थोड़ा सा, है ना, कहां से आप इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे शुरुआत में बहुत लोगों को होता है सर शुरू कैसे करें, ठीक है, कहां से हम क्या पढ़ना ऐसा शुरू करें जो वहां से हमारा एक बार ये किक ऑफ हो जाए, है ना। तो इस चीज को भी थोड़ा देखना कभी कभी बड़ा बहुत ही सिंपल, बहुत ही इनोसेंट सा क्वेश्चन है, बट इट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यू शुड नो वेयर टू स्टार्ट। आप फाउंडेशन कैसे बनाते हैं उस बिल्डिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी बेसिस पे पूरी का पूरा इमारत खड़ा होता है, राइट। तो इसको हम लोग वहां से देखना शुरू करेंगे कि कहाँ से आप इसको शुरू कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जब हम लोग क्लासेस लेंगे, है ना, जब आप क्लासेस आपकी शुरू हो जाती है तो वहां पे फिर तो वो एकदम आपको जीरो से सिखाया जाता है। वी अज्यूम कि भाई आप एकदम ही नए नवेले आए हैं, आपको एकदम ही कुछ नहीं पता है और आपको बेसिक से हम उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स करवाते हैं। बट अगर आप खुद से भी कर रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू डू कि एक कैसे फाउंडेशन आपका अपना बिल्ड करते हैं, ठीक है। एक बार फाउंडेशन बिल्ड हो गया उसके बाद आप कितनी भी मंजिला इमारत खड़ा कर सकते हैं उसको, राइट। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट यू आर एबल टू डू व्हाट, आपको शुरू हमेशा एनसीईआरटी से करना होगा, ठीक है। बेसिक थिंग्स अबाउट एनसीईआरटी, और अगर हो सके तो 6 क्लास के एनसीईआरटी से करिए, ठीक है। एकदम ही आप हो सकता है 2-2 दिन में पूरी एनसीईआरटी आप पढ़ जाइएगा, बट स्टिल आई वुड से कि एनसीईआरटी से शुरू करिएगा, ठीक है। when you are when you are knowing कि भाई आपको जो है एनसीईआरटी इज कवर्ड है ना, इट गिव्स यू एन इमेंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इट गिव्स यू एन इमेंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि यू आर एक्चुअली रेडी टू डू व्हाट स्टैंडर्ड बुक्स, आप क्लासेस में ज्यादा अच्छे से समझ पाइएगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जब इस चीज का प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो इस चीज को ध्यान दिया जा सकता है कि अच्छा ठीक है ये हमारा एक प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको करंट अफेयर्स, एनसीईआरटीज, स्टैंडर्ड बुक्स एंड प्रैक्टिस पीवाईक्यू के प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सब ये आपको जो है अवेलेबल करवा दिया जाता है। ऑफ कोर्स दृष्टि इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो इफ यू आर टेकिंग इन पार्ट इन दिस कोर्स, अगर आप हम लोगों के साथ जुड़ते हैं तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टेक ऑल दिस केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इफ नॉट देयर इज नो हार्म, है ना, ये बिल्कुल
ये ऐसा कुछ कहने वाली बात ही नहीं है कि आप खुद से मेहनत से नहीं कर सकते। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी को भूल नहीं जाइएगा, इसको आप इग्नोर मत करिए कि अरे हम तो बुक से पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी कौन पढ़ता है ना, उसमें क्या 6 क्लास का पढ़ के हमको क्या, ये बस मत सोचिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा। ये आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, बाद में आपको फिर से वापस कहीं ना कहीं उसमें से देखना ही पड़ता है। ठीक है, इनफैक्ट आप पीवाईक्यू एक बार 2-4 साल के बना के देख लीजिए, आपको देख लीजिएगा कि उसमें कितने सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ जाते हैं, है ना। तो दिस वाज अ बेसिक सेशन और विद रिस्पेक्ट टू कि किस तरीके से आप अपने जो है पूरे के पूरे इसमें जो सिलेबस है उसको आप कैसे, कौन से बुक्स को आप देख सकते हैं, किस तरीके से आप प्लान आउट कर सकते हैं। हाँ, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो हम लोग एक बार देख लेंगे कि कैसे आप पहले 1 महीने आप किस क्या-क्या चीज देख सकते हैं, उसके बाद आप आगे का कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आप शुरू करिएगा एनसीईआरटी से, बेसिक न्यूज़पेपर से, उनका नोट्स बनाने से, एंड फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाते हैं। फाइनली आप मॉक टेस्ट एंड क्या टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं, पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस करते हैं। इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। I can't stress this enough कि how important it is to revise and revise। अगर आप 60% ऑफ द सिलेबस भी आप ठीक से रिवाइज करके बहुत अच्छे तरीके से उसका जो है ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके जाते हैं, there is nothing better than that। you are always going to be better than a person who has completed 100% of the syllabus, क्योंकि of course यूपीएससी में पॉसिबल भी नहीं है, बट उससे भी ज्यादा कि who has not revised it, who has क्या, एक कहते नहीं कि भाई अपना खाता बही खाता पूरा करने के लिए हमने सब कुछ जो है कवर तो कर लिया, एक बार पढ़ लिया, बट उसके बारे में अगर उसी से थोड़ा सा इन डेप्थ में क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा वर्ड्स चेंज करके आ गया, तो यू डोंट नो एनीथिंग, राइट। तो रिवाइज रिवाइज रिवाइज, दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल, है ना, किसी भी यूपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ रियली गुड पोस्ट, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब, इट इज अ वेरी वेरी रेप्यूटेबल जॉब। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सीरियसनेस भी रखना होगा, अपना सब्जेक्ट को भी अच्छे से पढ़ना है, और इसके साथ जो है रिवाइज एंड रिवाइज भी करते रहना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में देखते हैं आपको क्या पसंद आता है, उस हिसाब से आपके जरूरतों के हिसाब से फिर हम लोग क्या होगा नेक्स्ट सेशन लेते हैं, राइट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिए, खूब बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, एंड मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। For more informative content, like, share and subscribe, and do not forget to press the bell icon to get the notifications.